system. Adrenergic neurotransmitter, its biosynthesis and catabolism, that is biosynthesis and catabolism of catecholamines. Then adrenergic receptors, alpha and beta, and their distribution. Then sympathomimetic agents means which mimics the activity of autonomic nervous system, that is sympathetic or parasympathetic, as well as the SAR of sympathomimetic agents, in which different classes are there, three classes. That is, first one is the direct acting. In direct acting, the drugs are norepinephrine, epinephrine, phenylephrine, dopamine. Okay. Then methyl dopa, clonidine, dobutamine, isoproterenol, terbutaline, salbutamol, bitolitral, nafazoline, oxymetazoline, and xylometazole. Okay. Indirect acting drugs, hydroxyamphetamine, pseudoephedrine, and propylhexedrine. All these drugs, these three drugs are indirect acting drugs, while agent with mixed mechanisms, that is ephedrine and metaraminol. Then adrenergic antagonist, these agents which inhibit or opposite or stop the action of sympathomimetic. मतलब ऊपर के जो ड्रग्स है कैटेकोलामाइन्स, उनकी एक्टिविटी स्टॉप करते, इनहिबिट या रिवर्स करते. अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर यानी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, दैट इज टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन, डाइहाइड्रोएर्गोटामाइन, methisergide, and beta adrenergic blockers, that is SAR of beta blockers. Okay, that is propanolol, metibranolol, atenolol, betazolol, bisoprolol, ismolol, metoprolol, labetalol, and carbidiol. All these drugs are concerned majorly with antihypertensive drugs. Means जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें ये ज्यादातर यूज होते हैं, और ये वाले सिमिलरली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, उसके बाद देखना है कि बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, और उसके रिसेप्टर्स क्या है. तो हमें फिर अगले जो ड्रग्स है उसकी एक्टिविटी पता चलेगी. ओके, तो हम देखते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Here, hope screen is visible to all and it is a readable. सबको दिख रही है और सबको उसके ऊपर के जो अल्फाबेट्स है या वर्ड्स है पूरे दिख रहे हैं, रीडेबल है. ओके, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या एक्शन होनी चाहिए, जो कि इसमें सबसे ज्यादा काम करता है अपना ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड. ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है. इसमें जो हमारे काम का है या हमें जो स्टडी करना है वो है एएनएस यानी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि सेंट्रल है या मेन काम करता है, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से अटैच है, ब्रेन उसको ऑर्डर देता है. उसके बाद पेरिफेरल यानी बाकी पूरी बॉडी में ये फैला हुआ होता है, जो कि नर्वस और सीएनएस से अलग है बट सीएनएस से कनेक्टेड है. पेरिफेरल ऑल नर्व टिश्यूज आउटसाइड द, जो सीएनएस में इन्वॉल्व नहीं है बट नर्वस सिस्टम का काम करते हैं से सभी टिश्यू, तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हम खुद उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ना है, मोटार फंक्शंस, रुकना है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ए पेरिफेरल. और दूसरा है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलंटरीली ऑटोमेटिकली सभी फंक्शंस जो बॉडी में चलते हैं जिसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हमने खाना खाया, डाइजेस्ट करना है हमें, तो हम थोड़ी डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, नहीं करते. हमें भूख लगी, हमें पता है क्या हम भूख लगनी चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं नहीं. इट्स ऑटोमेटिक सेंसेशन दैट इज जनरेटेड विद इन द बॉडी. ये जो सेंसेशन है बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काउंट किया जाता है. इसमें दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक.
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे कि फाइट और फ्लाइट, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपके सामने सांप आ गया, आप दौड़ेंगे या तो फिर उसे मारने की कोशिश करेंगे, वहां से दूर जाएंगे, या तो उससे फाइट और फ्लाइट करेंगे, फाइट तो करेंगे या वहां से निकल जाएंगे। ओके, तो ये है सिंपैथेटिक, वहां पे आपको बोलने की जरूरत नहीं भाई दौड़ो, आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फिर जैसे कि हमें भूख लगना है, डाइजेशन होना है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फीड और ब्रेड ये है पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक वी कैन कंट्रोल, थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते, थोड़ा बहुत, ओके, और टू सम एक्सटेंट, बट पैरासिम्पैथेटिक वी कैन नॉट कंट्रोल। ओके, अब इसमें जो पूरे सिस्टम में काम करते हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें सिंपैथेटिक में जो काम करता है वो है नॉर एड्रेनालिन या नॉर इपिनेफ्रिन। ओके, ये सिंपैथेटिक सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर बोलकर काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन, ओके, ये काम करता है। होमियोस्टैटिस, अब ये जो सब दोनों सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तो ये दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस है कि ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाए। होमियोस्टैसिस इज अ डायनामिक बैलेंस बिटवीन द ऑटोनॉमिक ब्रांचेस, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच बैलेंस होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक किसे कहते हैं, जैसे कि रेस्ट करना है, डाइजेस्ट हो, भूख लगना है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट्स। ओके, जब आपका ये डोमिनेट्स होते हैं तो आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा, यानी एक डोमिनेट्स होता है तो एक एक्टिविटी होती है, इस तरह से दोनों में बैलेंस चलता है। फाइट और फ्लाइट, दैट इज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी व्हिच इज डोमिनेट्स। ओके, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट्स कब, जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, और फाइट और फ्लाइट में क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें दौड़ना है या कुछ का एक्शन है। रेस्ट और डाइजेस्ट में यानी पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ओके, दोनों सिस्टम अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से काम करते हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स ऑन बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज में ये कहाँ काम करते हैं तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले द आईज, जब भी अपनी आंखों पर इसका एक्शन देखना है तो ये डायलेट्स द प्यूपिल, सिंपैथेटिक रिस्पांस, और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस में ये कंस्ट्रिक्शन, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कंस्ट्रिक्शन हो रही है हमारे प्यूपिल्स, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस, और सिंपैथेटिक है यानी डायलेट्स द प्यूपिल। जैसे कि आपको कुछ पढ़ना है या जूम करके देखना तो आप आंखें बड़ी करके देखेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस यानी अगर आपकी आंखों की तरफ कचरा आ रहा है कुछ, या पार्टिकल्स इंसर्ट होने के चांसेस है, तो आपकी आंखें कंस्ट्रिक्ट होकर छोटी हो जाती है, प्यूपिल्स बंद हो जाते हैं, या सॉरी आपके जो आंखों की लैशेस है वो बंद हो जाती है, इस तरह से प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट। लंग्स, लंग्स पे जो है डायलेट ब्रोंकियल्स, यानी अगर खुलते हैं तो वो होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंकियल्स एंड इंक्रीज द सिक्रेशन। ओके, जैसे कि अब दौड़ के आने के बाद ऑटोमेटिकली उनका कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन बढ़ता है। हार्ट, हार्ट में सिंपैथेटिक रिस्पांस इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीजेस द हार्ट रेट। अगर आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट रेट कम है, अगर आप दौड़ रहे हैं ओके फाइट और फ्लाइट कंडीशन में तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट्स, अब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कंस्ट्रिक्ट्स होंगे ये ज्यादा, फिर पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट, यानी आप जब सोए होंगे तो आपके ब्लड वेसल डायलेट होंगे और इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। मगर आप सिंपैथेटिक रिस्पांस अगर जांचेंगे तो उसमें हार्ट रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से ये कंस्ट्रिक्ट होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पे क्या होता है, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलैक्सेस। ओके, इसके रिलैक्स होते हैं जीआईटी, और इंक्रीज द पेरिस्टालसिस, यानी जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, सोने के बाद एकदम स्मूथली चलता है। उसके बाद ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे रिलैक्सेस ब्लैडर मसल, सिंपैथेटिक में रिलैक्स होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट होता है। नींद में कभी कभी हमें लगता है कि हमारे ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उस तरह से। यूटेरस पे सिर्फ सिंपैथेटिक रिस्पांस है, दैट इज रिलैक्सेस यूटेराइन मसल्स, सिंपैथेटिक है, जिसमें कि इन सभी में नॉर एड्रेनालिन काम करता है। ओके, और इस सब में एसिटाइल,
सलाइवरी ग्लैंड में सिंपैथेटिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये ऑटोमेटिक चलता है, आप खाना खाए ना खाए कुछ नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली सलाइवेशन इंक्रीज होता है ना, इसमें सलाइवा आपका सीक्रेट होते रहता है। इसके बाद एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हम देखेंगे। सिंपैथेटिक में स्पाइनल कॉर्ड से जब आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो जाता है गैंग्लियन में, और गैंग्लियन से फिर जितने हमने डिस्कस किए वो हिसाब से जहां पर नीड है, जहां से सेंसेशन आए, वहां पर वो एक्टिविटी बताता है। जैसे आईज में डायलेशन होता है, लंग्स में ब्रोंकियोल्स का डायलेशन होता है, हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज होना, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होना, जीआईटी रिलैक्स होना, ब्लड रिलैक्स या यूटेरस रिलैक्स होता है। इस तरह से ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी है जो कि एड्रेनलिन यहाँ पर काम करता है। इन सबका ओवरव्यू हम देखेंगे। ओवरव्यू में देखिए, एएनएस कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उन्हें हम एड्रिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। ओके, एड्रिनर्जिक आर आल्सो कॉल्ड एज एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट, यानी जो कि सिमिलर एक्टिविटी जैसी बॉडी की चल रही है उसी एक्टिविटी की जैसी एक्टिविटी जो ड्रग्स बताते हैं उसे हम एड्रिनर्जिक कहते हैं। यानी सिंपैथोमाइमेटिक की जैसी एक्टिविटी, रिलैक्स करना है, प्यूपिल को डायलेट करना है, लंग्स को डायलेट करना है, हार्ट रेट बढ़ाना है, ये सब एड्रिनर्जिक है। या एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट हो गई, इसमें सिंपैथोमाइमेटिक की एक्टिविटी कॉपी की जाती है, इसीलिए इसे सिंपैथोमाइमिक भी कहा जाता है। ओके, ये सब होता है न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन की वजह से। नेक्स्ट, अब इनके जो एक्टिविटीज हैं वो देखेंगे। इंट्रो, कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स सिमिलर टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे जो ड्रग हमें एक्टिविटी बताते हैं उन्हें हम सिंपैथोमाइमेटिक कहते हैं, या इन्हें एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट या एड्रिनर्जिक स्टिमुलेंट्स भी कहा जाता है, या प्लेन एड्रिनर्जिक भी कहा। स्टिमुलेटिंग एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, एड्रिनो रिसेप्टर्स जिन्हें कहा जाता है। ये जो एक्टिविटी बताते हैं एड्रिनर्जिक स्टिमुलेंट्स दो तरीके से बताते हैं, एक तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, या फिर दूसरा अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन है इनकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा चेंज करते हैं या अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है या स्टिमुलेट होती है। रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर उससे चाहिए होगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी दिखेगी, या तो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर के साथ रिएक्ट होगा और हमें एक्टिविटी बताएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, डोपामाइन, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स है पैरासिम्पैथेटिक या एएनएस के अंदर। इनके स्ट्रक्चर्स देखिए, आपको कैटेकॉल का स्ट्रक्चर पता है? कैटेकॉल का स्ट्रक्चर है बेंजीन को दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकॉल। ओके, अब उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर इथिल अमाइन CH2 अगर अटैच करेंगे तो ये हो गया कैटेकॉल अमाइन। ओके, जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। इफ यू अटैच द इथिल अमाइन, ओके, टू द पैरा पोजिशन टू एनी ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, पैरा पोजिशन इसके या इसके, यहाँ पर हम इसके लिए अगर इसके लेते हैं तो भी सिमिलर एक्टिविटी आएगी। ओके, तो ये हो गया डोपामाइन का स्ट्रक्चर जहां पर इथिलामाइन अटैच। उसी इथिलामाइन में अगर हम OH अटैच करेंगे बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर ये अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, ये यहाँ से अगर काउंट करें तो 1, तो ये बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल इथिलामाइन अगर अटैच करेंगे तो वो हो गया नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। अगर हम इस NH2 को एक मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो इट बिकम्स इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, और इसी पे अगर डाई सब्स्टिट्यूट देंगे हम, ओके, यहाँ पर अगर मिथाइल की जगह पर आइसोप्रोपाइल, ओके, CH3 अगर अटैच करेंगे तो आइसोप्रोटीरेनॉल, ये ड्रग बन जाएगा। अब इसमें देखिए ये सब हमारे बॉडी के अंदर है,
ओके, तो इसी के जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर जब हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारे जो रिसेप्टर्स है इनके साथ एक्ट करेंगे और सिमिलर एक्टिविटी बताएंगे, तो वो हम सार में देखेंगे आगे कि कैसे हो सकता है। ये इसलिए जरूरी है इनके स्ट्रक्चर की इन्हीं के जैसी स्ट्रक्चर या इन्हीं के जैसा स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस वाले ड्रग्स हमें ऐड करना है। बायोसिंथेसिस यानी ये बॉडी में कैसे बनते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन या फिर आपका सभी कैटेकोलामाइन्स। ओके, तो देखिए इंडोजिनस यानी जो बॉडी में है ऐसे डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में हम डाइट के द्वारा लेते हैं, तो ये टायरोसिन फिनाइल एलानिन से भी बनता है। ओके, द टायरोसिन एंटर्स एड्रिनर्जिक नर्व, एड्रिनर्जिक नर्व यानी एएनएस के नर्व्स में आएगा वाया एरोमेटिक यल अमाइनो एसिड रिसेप्टर। कैसे आएगा? वाया यानी एरोमेटिक यल अमाइनो एसिड रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर के द्वारा टायरोसिन एड्रिनर्जिक नर्व के अंदर आएगा, दैट इज सोडियम प्लस टायरोसिन सिंपल। फिर जब एड्रिनर्जिक नर्व में आएगा तो एड्रिनर्जिक नर्व के अंदर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडाइज करेगा टायरोसिन को काय में, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन, जो कि है यल डोपा, लियोडोपा जिसमें। फिर एरोमेटिक यल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज यानी यल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स यल डोपा इनटू डोपामाइन, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन। ओके, डाइहाइड्रोक्सी, ओके, डाइऑक्सी, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन, दैट इज यल डोपा। जब ये इसमें से CO निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेज होगा या डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, कौन से एंजाइम से? यल अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स यल डोपा इनटू डोपामाइन। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। कैसे हो गया? Tyrosine get into the adrenergic nerve by the aromatic L amino acid transporter, where it is oxidizes by tyroxine hydroxylase 2, okay, by dihydroxy 2 dihydroxyphenylalanine। क्या होगा? हमारा जो टायरोसिन है वो एड्रेनर्जिक नर्व में आएगा जहां पर टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज उसे कन्वर्ट करेगा यल डोपा में, और यल डोपा के ऊपर एक्ट करेगा यल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो कि कन्वर्ट करेगा यल डोपा इनटू डोपामाइन। ओके, तो उसके बाद डोपामाइन, जो डोपामाइन है एंटर्स द सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाएगा, देखिए डोपामाइन जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, किसकी मदद से जाएगा? वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर वीमैट के द्वारा, इन एक्सचेंज विथ प्रोटॉन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस के बदले में डोपामाइन अंदर चले जाएगा बाय ट्रांसपोर्टर, दिस इज वीमैट ट्रांसपोर्टर। फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये कन्वर्ट होगा, डोपामाइन गेट्स कन्वर्टेड टू नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन कन्वर्ट होगा नॉर एड्रेनालिन बाय एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बाय एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है तो वहां पर ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर एक्ट होगा। फिर नॉर एड्रेनालिन हमें मिल गया, डोपामाइन जब कहां जाएगा? सिनेप्टिक वेसिकल्स में, तो हमें मिलेगा नॉर एड्रेनालिन बाय द एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। फिर नॉर एड्रेनालिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो मेन है, डोपामाइन हो गया, नॉर एड्रेनालिन इन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, बट इन द एड्रिनल मेडुला, अगर ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में है तो वाई ये एक्टिविटी बताएगा, जैसे कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स अगर हैं तो वहां पर डोपामिन अपनी एक्टिविटी बताएगा, वो नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में है तो वहां पर वो नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्ट, ओके, नॉन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। और नॉर एड्रेनालिन अगर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में तो वो वहां पर एक्शन बताएगा, वो उसकी एक्शन दिखाएगा। ओके, अगर वो एड्रिनल मेडुला में है तो नॉर एड्रेनालिन, एड्रिनल मेडुला में है तो नॉर एड्रेनालिन इज कन्वर्टेड इनटू एड्रेनालिन। अगर वो एड्रिनल मेडुला में रहेगा तो वो कन्वर्ट करने होगा एड्रेनालिन में बाय द एंजाइम फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, PNMT।
enzyme phenyl ethanolamine N-methyl transferase. Hence, adrenaline is the main neurotransmitter in the adrenal medulla. अब देखिए, डोपामाइन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में, नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स में, और एड्रिनल मेडुला में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रिनल। तीन न्यूरॉन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तीन अलग अलग जगह पर उनका काम करता है। ओके, ये पूरा बायोसिंथेसिस जो हमने भी देखा क्या है, यल टायरोसिन जो हमारा अमाइनो एसिड, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का यूज होकर या टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होगा यल डोपा के अंदर, यल डोपा। ओके, यल डोपा का ऊपर काम करेगा डोपा कार्बोक्सिलेज, डोपा कार्बोक्सिलेज स्टेप 2। तो यहाँ पर आपका मिलेगा आपको डोपामाइन, इथिलामाइन यहाँ पर अटैच होगा। ओके, डोपामाइन मिल गया। फिर डोपामाइन कहां पर जाएगा, जब आपके एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स में आएगा, ओके, सिनेप्टिक वेसिकल्स में, तो वहां पर डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट होगा नॉर इफिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। जब नॉर एड्रेनालिन एड्रिनल मेडुला में जाएगा तो वहां पर फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथिल ट्रांसफरेज के द्वारा कन्वर्ट होगा इफिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। ओके, दीज आर ऑल। अब ये जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, तो एक सिंगल इसमें बताया, बट इट इज अलग अलग जगह पर ये काम होता है। ओके, तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। प्रीवियस और इसको साथ में स्टडी कीजिएगा। रिलीज, अब ये रिलीज कैसे होंगे। ओके, अगर कि बॉडी में कहीं से इम्पल्स आ गए एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग, एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग पे अगर इम्पल्स आ गए तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है। वोल्टेज गेटेड यानी जैसे ही इस इम्पल्स आ गई कि वो ओपन हो जाएगा कैल्शियम चैनल। इसकी वजह से क्या, कैल्शियम चैनल ओपन हो गया कि इनफ्लक्स यानी कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे। ट्रिगर्ड कैल्शियम कॉजेस रप्चर ऑफ सिनेप्टिक, जिस कैल्शियम अंदर आने की वजह से क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर हो जाएंगे बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिनेप्टिक वेसिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसकी वजह से रिलीजेस नॉर एड्रेनालिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन रिलीज हो जाएगा कहां पर, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। Okay, the noradrenaline binds to the alpha receptor or beta receptor present on the presynaptic or postsynaptic membrane. सिनेप्सिस के पहले या सिनेप्सिस के बाद में जो मेम्ब्रेन है वहां पर इसके रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर, वहां पर ये नॉरएड्रेनालिन अटैच होगा और वहां पर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। इम्पल्स आते हैं नर्व एंडिंग पर, फिर उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सिनेप्टिक वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर होते हैं एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसकी वजह से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है कहां पर, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट बताने की जगह, वहां पर फिर वो बाइंड होगा या अटैच होगा अल्फा या बीटा रिसेप्टर को, जिसके द्वारा आपको एक्शन दिखेगी। फिर होगा मेटाबॉलिज्म। ओके, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, तो बॉडी में बनता है तो बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। कैसे होगा, नॉर एड्रेनालिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय टू मेन एंजाइम्स। जो नॉर एड्रेनालिन है दो मेन एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज होता है, कैटेकोला कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये दोनों एंजाइम के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ये जो फर्स्ट वाला है कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड दिस एंजाइम डिग्रेड्स द सर्कुलेटिंग कैटेकोल। जो ब्लड में घूम रहा है खामखा कैटेकोलामिन उसका डिग्रेडेशन करता है ये इसका। Whereas monoamine oxidase is located in the adrenergic neurons. Adrenergic neurons में monoamine oxidase होता है and this degrades the noradrenaline located in the adrenergic nerve outside the vesicles. किंतु वेसिकल के अंदर तो ये एक्शन बताने वाला है, वेसिकल्स के बाहर एक्सेस वाला जो होगा उसका ये डिग्रेडेशन करेगा। ओके, कैटेकोल ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफरेज एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज along with aldehyde dehydrogenase
degrade the catecholamines into multiple intermediates and finally into vanillyl mandelic acid which is excreted through urine के द्वारा इसका excretion। तो सबसे important इसमें दो है एंजाइम्स कैटेकोल ऑर्थोमेटल ट्रांसफरेज एंड मोनोमर ऑक्सीजन, सभी का इसी के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ओके, सिंथेसिस में हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, जो हमने देखा यहाँ पर सिंथेसिस टायरोसिन का डोपा, डोपा का डोपामाइन, फिर डोपामाइन गेट कन्वर्टेड टू सेकंड स्टेप अपटेक इनटू स्टोरेज वेसिकल्स में आएगा, फिर डोपामाइन का कन्वर्जन एड्रेनालिन वगैरह, फिर उसके बाद इसमें देखो डोपामाइन एंटर्स द वेसिकल एंड कन्वर्ट टू द नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेसिकल, वेसिकल में इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है जैसे हमने देखा। ट्रांसपोर्ट इनटू वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय रेजरपाइट, वेसिकल में जाने से ये रेजरपाइट रुक जाता है, ओके। उसके बाद तीसरा स्टेप है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर क्या होता है वेसिकल्स में इनफ्लक्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स कॉजेस फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद सेल मेम्ब्रेन, रिलीज ब्लॉक्ड बाय गोनाथ्रेडिन एंड ब्रिटिलिन, यानी यहाँ पर रप्चर कैल्शियम आना अंदर चालू हुआ कि यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल्स चालू। बाइंडिंग द रिसेप्टर्स, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, ओके, पोस्ट सिनेप्टिक या प्री सिनेप्टिक, यहाँ पर ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, जैसे ही कैल्शियम इधर रिस्पॉन्सेस आ गए कैल्शियम इधर आएगा, यहाँ से ये रिलीज स्टार्ट हो, रिलीज स्टार्ट होते ही पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड होंगे, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को और अपने अपने एक्शंस करता है। उसके बाद होगा रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, रिलीज्ड नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन इज रैपिडली टेकन इनटू न्यूरॉन्स, अपटेक इज इनहिबिटेड बाय कोकेन एंड इमिप्रिल, अपटेक इज इनहिबिटेड, यहाँ पर इनहिबिशन भी। तो इसका फिर हो गया, अब इसका मेटाबॉलिज्म जो कैटेकोलामाइन ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स और यूरिन में चले जाए, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन इज मिथाइलेटेड बाय कॉम्टी से कार्बो, इसके द्वारा इसका कैटेकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज एंड ऑक्सीडेज बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और ये इनएक्टिव मेटाबॉलिट्स में कन्वर्ट होकर यूरिन में चला जाए। और यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जैसे कि सिनेप्टिक स्पेस में आएगा या प्री सिनेप्टिक पे आएगा तो इसका एक्शन हमें दिखेगा, जैसे यहाँ पर रिसेप्टर और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें बताया, ओके। Adrenergic receptors. Adrenergic receptors are the sites where adrenergic drugs bind and produce their effects. Okay, ये रिसेप्टर कौन से जिसमें कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होकर इफेक्ट्स बताते हैं। Receptors are divided into alpha adrenergic and beta adrenergic receptors depending on whether they respond to norepinephrine या epinephrine, वो किससे बाइंड होते हैं इसके हिसाब से उन्हें अल्फा या बीटा का। Both alpha and beta adrenergic receptors have a subtypes designated as 1 and 2. देखिए, adrenergic receptors are selective for noradrenaline and adrenaline. Okay, there are two types: alpha adrenoreceptor and beta adrenoreceptor. Alpha adrenoreceptors are divided into alpha 1 and alpha 2 subclasses. Alpha 1 is a G protein coupled receptor associated with the GQ type of G protein. When adrenaline binds to this receptor, GDP is converted to GT. Okay. The GTP complex binds to the membrane-bound phospholipids. Then activated PLC, okay, phospholipids converts membrane phospholipids phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate PIP2 into inositol, that is IP3 inositol 1,4,5 triphosphate and diacyl glycerol DH. क्या होता है पीएलसी यहाँ से कन्वर्ट। अब देखिए देयर अल्फा 1 और अल्फा 2 है। अल्फा 1 एड्रेनोरिसेप्टर जी कपल्ड प्रोटीन है जहां पर कि जैसे एड्रेनालिन बाइंड होगा तो जीडीपी गेट कन्वर्टेड टू जीटी, ओके। उसके बाद जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड सी से अटैच है, जो कि एक्टिवेटेड पीएलसी फॉस्फोलिपिड सी कन्वर्ट मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड होते हैं पीप यानी फॉस्फेटिडिल एंड एनोसिटॉल 4,5 बायोफॉस्फेट को आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट
बायफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है एंड डायसिल ग्लिसरॉल. The diacyl glycerol remains in the membrane and activate protein kinase. ये मेम्ब्रेन में ही रहता है DAG और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है. फिर एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेट सेवरल सेलुलर प्रोटीन. ये प्रोटीन काइनेज बाकी के सेलुलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है. फिर IP3 inositol triphosphate stimulates release of calcium from endoplasmic reticulum into the cytosol. Stimulates the calcium को वहाँ पे रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन. जो कैल्शियम आयन रिलीज होगा उसकी वजह से आपको एक्शन दिखेगा. कैल्शियम आयंस बाउंड टू कैल्मोडियम प्रोटीन C2 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स द मायोसिन लाइट चेन काइनेज. मायोसिन जो हमारे मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए काम करता है, उसको ये एक्टिवेट्स करते हैं जिसकी वजह से हमें एक्शन दिखते हैं. The activated myosin complex causes the phosphorylation of myosin light chain. इसको phosphorylation होता है जिसकी वजह से हमें एक्शन दिखता है. सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया, जी प्रोटीन के साथ कपल हो गया रिसेप्टर पर, उसी के साथ जीटीपी में कन्वर्ट हो गया. एक्टिवेटेड जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट एक्टिवेटेड फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से आइनोसिटल ट्राइफॉस्फेट. ओके, बायफॉस्फेट का कन्वर्जन ट्राइफॉस्फेट में हुआ. फिर ट्राइफॉस्फेट ओपन्स डायसिल ग्लिसरॉल. ओके, यहाँ पर बायफॉस्फेट का ट्राइफॉस्फेट में आ गया और साथ में डायसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया. फिर डायसिल ग्लिसरॉल DAG क्या करेगा, आपको अलग अलग प्रोटीन रिएक्शन काम करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम आयन आ गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन. इधर कैल्शियम चैनल आ गया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो इंपॉर्टेंट लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है. वेस्कुलर स्मूथ मसल, जेनेटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स, रेडियल मसल, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड लिवर. ओके, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स vasoconstrictions. ओके, मोड ऑफ एक्शन ऊपर की तरह. जेनेटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स, इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है. रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट इज माइड्रेसिस, ये भी ऊपर की तरह. हार्ट इंक्रीजेस रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. द कैल्शियम आयन बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, यहाँ पर ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं, लीड्स टू द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉजिंग द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन. लिवर इंक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. इसका मोड ऑफ एक्शन DAG कॉजेस, जो डायसिल ग्लिसरॉल है उसका एक्टिवेशन होता है पीकी से, प्रोटीन काइनेज का एक्टिव कॉजेस द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. उसके बाद इंटेस्टिनल मसल्स, इसमें रिलैक्सेशन होता है. द एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज कॉजेस द फॉस्फोरिलेशन, क्या करता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स फॉर पोटेशियम चैनल. अभी तक जो हमने देखा वो कैल्शियम चैनल था, अब यहाँ पर पोटेशियम चैनल लीड्स टू इफ्लक्स, यानी बाहर निकालता है पोटेशियम आयंस को, लीडिंग टू हाइपरपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन इज इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल. ये क्या होता है, पोटेशियम की वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉक होती है जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टिनल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. इस तरह से कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन पे एक्ट हो गया तो ये मायोसिन और एक्टिव एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. यहाँ पर ट्विस्टिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल्स. उसके बाद अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ये भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है विथ GI टाइप. ओके, विथ GI टाइप ऑफ जी प्रोटीन. हम अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर, ये जी कपल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है GI टाइप यानी जी प्रोटीन से. जब इन रिसेप्टर पे एड्रेनालिन बाइंड होगा तो GDP सिमिलर, जैसे कि अल्फा 1 में होता था, GDP का कन्वर्जन GTP में होता है, और अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स ऑफ जी प्रोटीन गेट्स डिटैच. इसमें एडिशन एक होता है कि अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट जो है जी प्रोटीन तो डिटैच होते हैं. अब अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन बाउंड एडेनाइल साइक्लिस अल्फा GTP. ओके, द इनहिबिटेड AC decreases, and adenylyl cyclase decreases the formation of cyclic AMP, and the cyclic alpha GTP complex also activates the potassium channel. The increase the removal of potassium ions from the cell to outside
डिक्रीज द पोटेंशियल इनसाइड द सेल, बराबर। अब ये सब ऊपर जो हुआ है जीटीपी कॉम्प्लेक्स में, अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ से क्या होता है, आपका जब बाइंड होगा एड्रेनालिन तो जीटीपी का कन्वर्जन जीटीपी में होगा, और साथ में अल्फा बीटा गामा जो सब यूनिट्स है जी प्रोटीन्स के वो डिटैच होंगे, उसमें से अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन को बाउंड होगा किसके द्वारा, एडिनिल साइक्लेज। द इनहिबिटेड एडिनिल साइक्लेज, यानी एडिनिल साइक्लेज ब्लॉक होने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी कम बनेगा, यानी फॉर्मेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, साथ में ब्लॉक तो करेगा साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस, और साथ में ब्लॉक करेगा पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करने की वजह से जितना भी सेल के अंदर पोटेशियम आयंस है वो बाहर फेंक देगा या बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, डिक्रीजेस द पोटेंशियल। जो the alpha GTP complex also inactivate the potassium channels. This decreases यानी पोटेशियम कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करने की वजह से और पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करे, पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन की वजह से पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने की वजह से कैल्शियम चैनल आयंस अंदर आना बंद है, जिसकी वजह से आपका पोलराइजेशन डिक्रीज हो सकता है। Also decreases the potential within the cell causing hyperpolarization, hence the action is inhibited. ओके, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं। ओके, अल्फा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर्स, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, प्लेटलेट्स, नर्व, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। यहाँ पर ये अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर का लोकेशन है। ऑल एक्शंस आर इनहिबिटरी एक्सेप्ट वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। जहां जहां पर इनहिबिशन चाहिए वहां पर ये सेल्स होते हैं, वहीं पर ये इनहिबिटरी एक्शंस होते हैं। Pancreatic beta cells decreases the insulin secretion. Decreases the insulin secretion. Platelet aggregation. Platelet का एक जगह पर नहीं होने देंगे। Nerve functions as atoreceptors and neuronal inhibitions. Nerve में होता है जो कि atoreceptors को inhibit करता है। Vascular smooth muscle, that is vasoconstriction. Both vascular smooth muscles पर ये stimulation action बताता है, जिसकी वजह से both alpha and alpha 2 causes the vasoconstrictions. Okay, beta adrenoreceptors. अब beta adrenoreceptors क्या है? These are divided into 3 types: beta 1, beta 2 and beta 3. All 3 belongs to stimulatory type, यानी GS, G protein coupled receptors है जो कि stimulatory action बताते हैं। Beta adrenoreceptor is G coupled receptors associated with GS type G protein है, stimulatory type protein के साथ ये associate है। एड्रेनालिन जब इन्हें बाइंड करता है, इनके साथ बाइंड होता है, तो जीडीपी गेट कन्वर्टेड टू जीटीपी, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स ऑफ जी प्रोटीन्स गेट डिटैच, सिमिलर टू अल्फा 2 रिसेप्टर, जैसे अल्फा 2 में होता है। अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू मेम्ब्रेन बाउंड एडिनालिल साइक्लेज, एसी के साथ ये बाइंड होता है। The stimulated adenylyl cyclase increases the formation of cyclic AMP. ये क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का इंक्रीज होता है, क्योंकि रिसेप्टर चेंज है, उसमें क्या होता था, फॉर्मेशन डिक्रीज होता था, यहाँ पर इंक्रीज होता है। इंक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज, ओके, व्हिच फॉस्फोरिलेट्स द सेलुलर प्रोटीन, जो सेलुलर प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है, और इंक्लूडिंग आयन चैनल्स को भी फॉस्फोरिलेट। बीटा 1 रिसेप्टर लोकेटेड ऑन हार्ट, SAN and myocardium, renal juxtaglomerular cells increase the heart rate. बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड फोर्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को फोर्स करने की वजह से हार्ट रेट बढ़ते हैं एंड इंक्रीजेस द रेनिन सिक्रेशन, जो कि उसके बाद बीटा 2 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन स्मूथ मसल्स, लीवर, स्केलेटल मसल्स। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन। खांसी में जो हम दवाएं यूज करते हैं उसमें ब्रोंकोडायलेशन होता है, ओके, जो कि बीटा रिसेप्टर पर एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि टर्बिटोलिन सल्फेट, गॉफेंसिन वगैरह। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू स्टिमुलेशन डिपेंडेंट independent activation of potassium channel resulting in hyperpolarization, जिसकी वजह से डायलेशन। This relaxes the bronchial smooth muscles
In a liver, stimulation of beta 2 receptor results in increased blood sugar level. लीवर में स्टिमुलेट होने की वजह से increased blood sugar level in a skeletal muscles. Beta 2 receptors results in increased glycogenolysis. Glycogenolysis का यहाँ पर increase होता है. Beta 2 receptors are located in adipose tissue. Beta 3 receptor adipose tissue में होता है. In adipose tissue, stimulation of beta 3 receptor results in increased lipolysis. यानी लिपिड बर्निंग यहाँ पर स्टार्ट होता है बीटा 3. ओके, इपिनेफ्रिन यहाँ पर एक्ट हो रहा है. ओके, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है, इपिनेफ्रिन अटैक हो गया, जीडीपी का कन्वर्जन जीटीपी में होगा, उसकी वजह से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, जो कि प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज. ओके, एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक प्रोटीन काइनेज फिर फर्दर रिएक्शंस आपको बताता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. क्या एएनएस क्या है, एएनएस कैसे एक्शन बताता है, एएनएस में क्या क्या इन्वॉल्व है. जैसे कि 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व है. कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, तो नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और डोपामाइन. ओके, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, ये 3 इंपॉर्टेंट है. इन तीनों की ही एक्शन बताते हैं. जहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर है. ओके, ये थोड़ा सा स्टिमुलेटिंग है, बीटा 1 भी स्टिमुलेटिंग है, पर बीटा 2 इनहिबिटरी है इन हार्ट केसेस. ओके, तो ये सब एक्शंस जो है स्टिमुलेटिंग एक्शन है. अगर हम इनको स्टॉप करेंगे या इनकी एक्शन रोक देंगे तो ये इनहिबिटरी एक्शन होगा. ओके, तो ये सब चीजें इसमें हमने देखी हैं. इसके बाद हम देखेंगे इनके ड्रग्स कौन से सिमिलर है, इनका सार एक्टिविटी एक्सेट्रा. ओके, ये सब हम देखेंगे. हमारा जो अगला क्लास है सैटरडे 10 to 11. ओके, उसमें हम बाकी रिएक्शन सार वगैरह देखेंगे. ओके, वी विल स्टॉप हियर.